नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग यार्ड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीबार्स। रीबार्स जिसको हम आम भाषा में सरिया भी कहते हैं, रीबार्स जिसको हम आम भाषा में लोहे का रॉड भी कहते हैं। और यही सरिया, यही रॉड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये रीबार्स कैसे बनते हैं। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। रीबार्स, जैसा इसका नाम है, जिसे हम कॉमनली सरिया भी कहते हैं आम भाषा में, बेसिकली एक स्टील रॉड होती है जिसके ऊपर रिब्स बने होते हैं। ये रिब्स कंक्रीट से मिलके इसको मजबूती प्रदान करते हैं। अब कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है, कंक्रीट कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रांग होती है, पर ये लेकिन टेंशन में बहुत कमज़ोर होती है। अगर हम इसे खींचें या हम इसे बैंड करें तो ये कंक्रीट टूट जाती है। और यानी अगर आप कंक्रीट पे अगर आप कोई लोड रखेंगे तो आसानी से उसको झेल लेता है, बट अगर उसको खींचेंगे या खिंचाव जनरेट करेंगे या उसे बैंड करेंगे तो वो कंक्रीट टूट जाता है। यहीं पे रिबार्स पिक्चर में आता है। और जब हम रिबार्स को कंक्रीट में एम्बेड करते हैं, जब कंक्रीट में डालते हैं इसको, तो वो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। जैसे स्टील टेंशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और कंक्रीट कंप्रेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड और कॉम्बो क्रिएट करता है जिसको हम लोग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। और यही हमारे टॉल बिल्डिंग को, एक स्टडी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसका एक बेस होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस जर्नी पर जहां रॉ मटेरियल से एक मजबूत रीबार्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। दोस्तों, रीबार्स का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें उस स्टेप से होके एक रीबार बन के निकलता है। हम आपको हर स्टेप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में इस पूरी वीडियो में समझाएंगे। तो जो पहला स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है रॉ मटेरियल सिलेक्शंस। जो रॉ मटेरियल क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले हम रॉ मटेरियल सोर्सिंग करते हैं इसको बनाने के पहले, जिसमें रीबार्स प्राइमरली आयरन ओर से बनता है या फिर स्टील स्क्रैप से। आपने देखा होगा कि स्टील जो प्राइमरी स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ बहुत सारे स्क्रैप जनरेट होते हैं, तो स्क्रैप से भी रीबार्स को बनाया जाता है रोलिंग मिल के अंदर में। उसको रिसाइकल किया जाता है, उसके बाद उसको रीरोल करके रीबार्स बनाया जाता है। वो भी एक प्रोसेस है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स का एक प्रोसेस है जिसको हम वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और किस तरीके से इस रीबार के लिए वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो सेकेंड हमारा स्टेप होता है, वो होता है कंपोजिशन का। जो रॉ मटेरियल में कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा सल्फ़र की बात करें और फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट्स होते हैं, इनके एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस रीबार की फाइनल स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। जो सेकंड स्टेप है वो होती है मेल्टिंग, जिसको हम आम भाषा में पिघलाना भी कहते हैं। में जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम एक फर्नेस में डालते हैं। जो स्क्रैप होते हैं या जो भी आयरन ओर है उसको हम एक फर्नेस में डालते हैं। और ये फर्नेस भी दो टाइप के होते हैं। नॉर्मली जो पहला फर्नेस होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है, जिसको EAF भी बोलते हैं। और जो सेकंड फर्नेस होता है वो होता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, जिसको हम BOF कहते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है टेम्परेचर का, जिसमें यहाँ पे स्टील को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है। और इस टेम्परेचर में ये जो स्क्रैप होती है वो मेल्ट हो जाती है। उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर में जो मेल्टिंग के दौरान जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और डिज़ायर केमिकल कंपोजिशन को अचीव करने के लिए अलाउइंग एलिमेंट को इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोसेस कास्टिंग का, जिसको हम ढलाई भी कहते हैं। ढलाई के लिए इस जो मोल्टेड स्टील होता है उसको हम कंटिन्यूअस कास्टर में भेजते हैं, जिसमें लेडल के थ्रू उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर उसमें एक कंटिन्यूस कास्टर में क्या नॉर्मली क्या होता है, इसमें बिलेट्स एंड ब्लूम का मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर हम बात करें स्टील रीबार्स की, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है ब्लूम्स एंड बिलेट्स। ब्लूम जो होता है वो साइज़ में छोटे होते हैं और बिलेट्स होते हैं साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये जो मॉडर्न स्टील होता है उसको एक सांचे में ढाला जाता है जो स्क्वायर शेप में होते हैं। नॉर्मली ये छोटे ब्लॉक्स में जब डाल के इसको सॉलिडिफाई किया जाता है तो वो बनते हैं ब्लूम्स, और एक लंबे सांचे में ढाल के इसको सॉलिडिफाई किया जाता है तो बनते हैं बिलेट्स। और यही ब्लूम एंड बिलेट्स होते हैं वो रीबार्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इसके बाद हम जब ये ब्लूम्स एंड बिलेट बन जाते हैं तो उसको रीहीटिंग किया जाता है, मतलब दोबारा उसको गर्म किया जाता है। रीहीटिंग फर्नेस में इसको जब भेजा जाता है तो इन सॉलिड बिलेट्स या ब्लूम्स को
एक रीहीटिंग फर्नेस के अंदर में दोबारा गर्म किया जाता है, जिसका टेम्परेचर टिपिकली 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर्पस क्या है इसको गर्म करने का? वो होता है नॉर्मली ये स्टील को प्लाइबल मतलब मुड़ने लायक बनाते हैं। नॉर्मली हीट करने से क्या होता है कि जो कार्बन कंपोजिशन होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो आते हैं और एक स्टील को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, जिसमें रोलिंग के दौरान ये फिर ब्रेक नहीं होते और प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से इसको खिंचाव के थ्रू इसको रीबार्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो स्टेप है वो है हॉट रोलिंग, गर्म बेलन जिसको बोलते हैं। नॉर्मली हॉट रोलिंग प्रोसेस के अंदर में इसको प्रोसेस किया जाता है। जो नॉर्मली आपने सुना होगा रोलिंग मिल के अंदर में ये हॉट रोलिंग प्रोसेस होती है। इसमें जो रीहीटेड बिलेट्स होते हैं उसको मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल पासेस में डाला जाता है रोलिंग मिल के अंदर में, जिसमें और उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, राइट, मतलब उसको बेल के लेंथ को इंक्रीज की जाती है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो डीफॉर्मेशन रिब्स। ये रोलर्स जो होते हैं वो स्टील का क्रॉस सेक्शंस कम करते हैं। मतलब इसी स्टेज पर जो रोलर्स में स्पेसिफिकली कार्व्ड ग्रूव्स बने होते हैं, बोलते हैं जो रिबार्स की सरफेस पर यूनिकली रिब्स और डिफॉर्मेशंस बनाते हैं। यही बेसिकली जो रिब्स होते हैं वो कंक्रीट के साथ मिलके इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इंटरलॉकिंग का काम करते हैं बेसिकली ये सारे रिब्स होते हैं। तो इसे रिबार्स को एक स्पेसिफिक डायमीटर और लेंथ मिलती है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है क्विंचिंग का। क्विंचिंग और उसको बोलते हैं सेल्फ टेम्परिंग, बुझाना, मतलब उसको ठंडा करना बोलते हैं उसको। इस प्रोसेस के अंदर में ये आजकल जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ रीबार को बनाने के लिए यूज़ होता है। और रीबा को टीएमटी भी बोलते हैं। टीएमटी फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, जो रिबार्स के लिए एक क्रिटिकल होता है। तो क्विंचिंग के अंदर में क्या होता है, जो हॉट रोल्ड रिबार्स होते हैं जब रोलिंग मिल से निकला जाता है उसको, तो उसे एक स्पेशल क्विंचिंग बॉक्स से गुजारा जाता है। यहाँ हाई प्रेशर वाटर जेट्स के थ्रू रिबार्स को आउटर सरफेस को एक्सट्रीमली फास्ट रेट पर ठंडा किया जाता है। इस रैपिड कूलिंग से उसका जो आउटर लेयर का माइक्रो स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं कि मार्टेनसाइल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेल्फ टेम्परिंग। सेल्फ टेम्परिंग से जब इसको गुजारा जाता है, मतलब जब आउटर लेयर ठंडी हो जाती है तो रिबार्स का जो इनर कोर अभी भी गर्म होता है। नॉर्मली ऊपर ठंडा होता है, अंदर से वो काफ़ी हीटेड होता है, गर्म होता है। ये जो इनर कोर की हीट होती है वो आउटर लेयर को जो होता है वो दोबारा गर्म करती है विदाउट मेल्टिंग, जिससे एक कंट्रोल्ड सेल्फ टेम्परिंग प्रोसेस होता है। इसे आउटर जो लेयर होती है, मतलब जो आउटर लेयर की जो बॉटलनेसनेस होती है वो कम होती है और उसकी टफनेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कूलिंग। फाइनली रिबार्स को एक कूलिंग बेड पर रखा जाता है, जहाँ वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर धीरे धीरे ठंडा होता है और इससे इनर कोर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वो फेराइट पियरलाइट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो डक्टाइल और टफ होता है। दोस्तों, इस थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट टीएमटी के प्रोसेस के बाद रिबार की जो आउटर सरफेस हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनती है, जबकि इनर कोर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहती है। यही कॉम्बिनेशन रिबार्स को हाई स्ट्रेंथ और हाई डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, जो इसको काफ़ी रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक एंड अदर लोड्स के लिए काफ़ी मजबूती प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब ये प्रोसेस होने के बाद इसके बाद स्टार्ट होता है कटिंग और बंडलिंग का प्रोसेस, जो कि लास्ट पैकेजिंग प्रोसेस के अंदर में आता है। कटिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो ठंडे रिबार्स होते हैं, जो कूल्ड रिबार्स होते हैं, उसको डिज़ायर लेंथ यूजुअली 12 मीटर या 40 फीट का एक रिबार होता है में कट कर लिया जाता है, जो उसके बंडलिंग की जाती है। बंडलिंग में क्या होता है, फिर से रिबार्स को बंडल में बांध कर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी किया जाता है। हर बंडल पर मैन्युफैक्चरिंग का लोगो, ग्रेड और साइज़ का टैग लगा होता है, जो एक पैकेजिंग का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, ये था रिबार्स के मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल प्रोसेस। कितना साइंटिफिक और प्रिसाइज है ना। अब हम देखते हैं कि ये रिबार्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो रिबार्स हर जगह यूज़ होता है। नॉर्मली जहाँ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर रिबार्स यूज़ होता है। कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। एक तो इसके अलावा ब्रिजेस, सभी तरह के ब्रिजेस में के डेक, पिलर्स और
एबटमेंट्स में ये सब यूज़ होता है। डैम्स में जो स्ट्रक्चर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है उसमें यूजुअली रीबार्स का यूज़ होता है। रोड एंड पेवमेंट के अंदर में भी रीबार्स का यूज़ होता है हेवली। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के अंदर में भी रीबार्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़, वेयर हाउस, पावर प्लांट्स और फाउंडेशंस, जहाँ पे फाउंडेशन सिविल का स्कोप है वहाँ पे भी रीबार्स यूज़ होते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी ऊपर लोड होता है, तो उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे टनल्स हो गए वहाँ पे भी हैवली रीबार्स का यूज़ होता है स्ट्रक्चर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वाटर टैंक, साइलोज, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में भी जैसे मैंने कहा कि टनल्स में रीबार्स का यूज़ होता है, तो ये सब जगह पे मेजरली रीबार्स यूज़ होते हैं। दोस्तों रीबार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी यूज़ है, बट इसको सिर्फ यूज़ करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम क्वालिटी चेक की बात करें, अगर आपको रीबार ख़रीदना हो तो क्वालिटी में क्या देखना होता है, क्वालिटी चेक हम कैसे करते हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। एक जो अच्छा रीबार्स की जो पहचान होती है वो होती है उसके बाइंग के पहले, तो कुछ क्रुशियल जो चेक्स आपको करने होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ उसके बारे में। नॉर्मली इंस्पेक्शंस करना होता है, एक विजुअल इंस्पेक्शंस होता है जिसमें हम सरफेस को देखते हैं। सरफेस, रीबार की सरफेस क्लीन होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, लैमिनेशंस या डीप रस्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लाइट जो रस्ट होते हैं वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन फ्लैकिंग या पिटलिंग रस्ट जो होता है वो नहीं होना चाहिए। रिप्स डिफॉर्मेशंस होते हैं वो काफ़ी शार्प होने चाहिए। रिप्स क्लियर, यूनिफॉर्म और वेल डिफाइंड होने चाहिए, वो डैमेज नहीं होने चाहिए, इससे स्ट्रेंथ नहीं आती है। अगर हम मार्किंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का लोगो और ग्रेड जैसे कि FE500D ये ग्रेड होता है। क्लियरली एम्बोस्ड होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए, और उसकी लेंथ के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई TMT बाई करते हैं। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशंस को भी समझना होगा आपको TMT बाई करने के पहले। नॉर्मली अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एलिमेंट क्या है, स्टील में कार्बन कितना है, सल्फ़र कितना है, फॉस्फोरस कितना है, मैग्नीज़ कितना होता है, इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन कंटेंट अगर लो कार्बन कंटेंट है यूजुअली ये लेस देन 0.25% होता है, तो वेल्टेबिलिटी कितनी है और डक्टिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर हम लो कार्बन की बात करें तो अगर लेस देन 0.25% है तो इसकी वेल्टेबिलिटी और डक्टिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सल्फ़र एंड फॉस्फोरस का भी काफ़ी अहम इम्पॉर्टेंस है इसके अंदर में। इनकी लो क्वांटिटी ज़रूरी है क्योंकि ये स्टील को ब्राइटल बनाते हैं नॉर्मली। जैसे हाई अगर सल्फ़र और फॉस्फोरस है तो कंटेंट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का काउज भी बन सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की भी हम बात कर सकते हैं। इसके अंदर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, रीबार्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिफ़ाइन करता है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम यील्ड स्ट्रेंथ, जिसके हम प्रभाव शक्ति इसको हिंदी में बोलते हैं, और यील्ड स्ट्रेंथ को चेक करना होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ एक रीबार बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के लोड को झेल सकता है। हायर यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ FE500D, मतलब रीबार ज़्यादा लोड झेल सकता है अगर IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूज़ होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इनके लैब में टेस्ट होता है। नॉर्मली ये वो मैक्सिमम लोड होता है जहाँ पे रीबार फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे दोनों साइड से रीबार को अगर हम पुश करते हैं एक ऊपर से एक नीचे से, तो एक लेवल पे आके वो नीचे से क्रैक हो आता है, तो उसको वो जो भी लॉन्गेशंस आता है उसको हम जहाँ फ्रैक्चर होता है उसका मेजरमेंट होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इलॉन्गेशन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब वो ब्रेक होने के पहले कितना खिंचता है, तो अगर वो इलॉन्गेशन अगर हाई साइड पे है तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें बैंड रीबैंड टेस्टिंग की, ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें रीबार्स को एक स्पेसिफिक एंगल पर बैंड किया जाता है और क्रैक के लिए चेक किया जाता है कि ये ज़्यादा बैंड होने पे क्रैक तो नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा रीबार बिना क्रैक के बैंड हो जाता है, और
होता है। और इवन रिबेंड अगर रिक्वायर्ड है तो उसको अगर प्रॉपरली अगर हो रहा है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का रीबार माना जाता है। इसके अलावा एक टेस्टिंग और इसको बोलते हैं हम वेट पर मीटर। स्पेसिफाइड डायमीटर के जो रीबार्स का जो वेट होता है वो पर मीटर डिसाइडेड होता है, अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अंडर वेट रीबार मतलब लेस स्टील लेस स्ट्रेंथ, तो वो भी आप ख्याल रखिएगा जब भी आप कोई रीबार खरीदना चाहते हैं। सर्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड रीबार से बाई करें। BIS मतलब मार्क जैसे कि IS 1786 2008 की बात की गारंटी, मतलब ये अगर है तो रीबार स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया फुलफ़िल करती है, एक अच्छी क्वालिटी की रीबार बनाता है इसको। मैन्युफैक्चरिंग से टेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे अगर हम मिल टेस्ट सर्टिफिकेट ज़रूर मांगें, क्योंकि उससे जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे से मेंशन होते हैं और आप उसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि वो रीबार सही है या उसमें कुछ। तो ये है डिटेल क्वालिटी चेक प्रोसेस जिसको आपको पता होना चाहिए अगर आप इस रीबार मैन्युफैक्चरिंग रीबार बाइंग के अंदर में अगर हैं, आपको खरीदना है रीबार, तो आपको ये सारे क्वालिटी चेक के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आपकी ज़रूर काम आएगा। और आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ सरिया कहने के मतलब कहने से काम नहीं चलता, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसके क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, खरीदने से पहले क्या देखें उसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप सरिया खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको क्वालिटी के बारे में पता है तो खरीदने पहले और क्या देखें इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मली आप जब भी कोई सरिया खरीदना चाहें तो सबसे पहले आप देखें कि किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है और इसका ये किस फैक्ट्री में बना है। ये हमेशा रेपुटेड और ट्रस्टेड फैक्ट्री से ही आप इसको खरीदें जिसका मार्केट में नाम हो। कोई भी लोकल बायर से बाई ना करें क्योंकि वो क्वालिटी में सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट एक ट्रस्टेड जो फैक्ट्री होती है वो कभी भी अपनी क्वालिटी समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम फिर ग्रेड आप देखिए कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंफर्म कीजिए कि इसका ग्रेड सही है या नहीं है, या आपके बजट के लिए कौन सा ग्रेड रिक्वायर्ड है। कॉमनली यूज्ड ग्रेड कौन कौन से होते हैं सरिया के अंदर में, जैसे कि FE 415 होता है, FE 500 होता है, FE 550 भी होता है ग्रेड, और FE 600 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करना है। और सफिक्स जैसे D तो लगा ही होता है डक्टिबिलिटी के लिए, यानी जो हाई डक्टिबिलिटी वाला जो रीबार होता है वो बेसिकली अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज़ के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है इसको। जब भी आप कोई TMT खरीदें तो TMT मार्किंग एंड एम्बोजिंग का भी ख्याल रखें। जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले क्वालिटी चेक के अंदर में ब्रीफ किया हुआ है कि हर रीबार के ऊपर मैन्युफैक्चरर का लोगो और ग्रेड तो होना ही चाहिए, इसमें एम्बोज्ड किया होना चाहिए, और उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करना चाहिए कि ये इसकी पहचान सही है यानी ये कोई डुप्लिकेट या फेक तो नहीं है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। रस्ट चेक कर लीजिए, रस्टेड तो नहीं है, फ्लिकर्स तो नहीं है, वो आप देखिए, वो सब आप कर सकते हैं। और डायमीटर आपको चेक करना आना चाहिए, लेंथ पर मीटर में क्या kg है वो सब चेक करना चाहिए। टेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए आप लैब में जाके, अगर डीलर से बाई कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि मुझे टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ में माल सप्लाई की। और आप ये भी देखिए कि गोडाउन में रीबार्स को रखा गया वो किस तरीके से रखा गया है, सेफली रखा है कि रस्टेड तो नहीं हो रहा है, और ज़मीन के ऊपर है या ज़मीन से लगा हुआ है। ज़मीन में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली कि रस्टिंग लगेगा, ज़मीन से अगर थोड़ा ऊपर है या किसी वुडन पे रखा गया है या कि सरफेस ज़मीन सरफेस से ऊपर है तो वो सेफली रहता है, तो वो रीबार्स को आप ले सकते हैं क्योंकि वो जंग नहीं लगता है उसके अंदर में। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी जो मैंने आपको बताया है, और आई थिंक आप इसको अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप रीबार्स खरीदने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों अब रीबार्स को कहाँ से खरीदना चाहिए इसके लिए आप रीबार्स खरीदने पहले तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसका ख्याल रखिएगा, और दूसरा कि अथोराइज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ही रीबार्स बाई कीजिएगा। हार्डवेयर शॉप्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स से भी आप बाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी आप बाई कर सकते हैं अगर बल्क ऑर्डर है तो। ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी आप बाई कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी उनका वेंडर हो वो एक रिलायबल हो और
मार्केट में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, रिबार्स खरीदने के लिए हमेशा क्वालिटी तो आप देखें, क्योंकि ये कंक्रीट में एक बार लगता है, बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसका हमेशा ख्याल रखिए। क्वालिटी के साथ साथ में आपको प्राइस तो देखना ही है, साथ में क्वालिटी का पूरा ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी रिबार्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ख़रीदारी तक की पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल जानकारी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रही होगी। याद रखिए, कंस्ट्रक्शंस में क्वालिटी का मतलब है सेफ्टी और लॉन्गेविटी, और रिबार्स उस क्वालिटी के लिए एसेंशियल पार्ट होता है। सही रिबार्स का चुनाव आपके स्ट्रक्चर्स को डिकेड्स तक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और इस वीडियो को आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बिज़नेस के अंदर में है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। और आपको और कौन सी वीडियो पे डिटेल जानकारी चाहिए, आप किसी टॉपिक पे या किसी प्रोडक्ट के ऊपर, आप मुझे इस वीडियो में जो भी कमेंट्स के सेक्शंस हैं उसमें आप लिख के दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर काम करके इस वीडियो को बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए